Hello everyone. The question which we are going to discuss today is, in the light of the Supreme Court decisions, discuss the relationship between DPSP and fundamental rights. देखिए ये this is a 10 mark question and the word limit is 150 words. तो वही standard जो हमारा है that हम लोग कैसे किस स्कीम में पे चलेंगे, तो 15 to 20 वर्ड्स में हमारा इंट्रोडक्शन होगा, 120 to 125 body, and again 15 to 20 conclusion. वो depending on circumstance, depending on demand of the question, you can adjust accordingly. लेकिन ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर्मेट हमने बताया. अब सवाल उठता है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको पहले समझिए और क्यों पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन. Why this question is being asked and what is this question demanding? तो पहली बात ये समझिए, इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसके लाइट में, राइट, डिस्कस द रिलेशनशिप नहीं है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स. मतलब स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट की भी बात नहीं हुई है कि हम 19 की बात कर रहे हैं, 21 की बात कर रहे हैं, और फिर हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और फिर हम 31A, 31B, 31C इसकी बात कर रहे हैं. नहीं, वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है. स्पेसिफिक नहीं पूछा जा रहा है, ये सीधा बोल रहा है ब्रॉडली पार्ट 4 एंड पार्ट 3. डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के बीच में जो रिश्ता है वो कैसे इवॉल्व किया है, ये हमें बताना है इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस. इसकी बात पूछी जा रही है हमसे. तो इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ये समझना है हमें, व्हाट इज डिमांडेड. नहीं तो क्या होगा, हम भटक जाएंगे, हम लिखने लगेंगे वो जो डिबेट चला था लंबे समय तक कि क्या अमेंड हो सकता है, क्या अमेंड नहीं हो सकता है, कौन सा फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकता है, कौन सा फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकता है, कौन से फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा. फिर वो 31A, B, C वाले आर्गुमेंट में हम चले जाएंगे. ये दिस इज नॉट आस्क्ड. तो पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन. तो व्हाट इज आस्क्ड इज कि ब्रॉडली पार्ट 3 और पार्ट 4, दैट इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच में ब्रॉड रिश्ता क्या है और उस रिश्ते का इवोल्यूशन कैसे हुआ. दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. और वो ये जो रिश्ते का इवोल्यूशन हुआ है वो हमें कैसे समझना है इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस. समझ गए. अब आते हैं हम लोग कि इसको इंट्रोड्यूस कैसे करें. तो इसमें जो इंट्रोडक्शन होगा वो थोड़ा सा एनालिटिकल इंट्रोडक्शन होगा. ऑल्दो हम हमेशा कहते हैं एनालिसिस तो बॉडी में आता है, लेकिन यहां पर इंट्रोडक्शन ही एनालिसिस से शुरुआत होगा. व्हाई? क्योंकि ये सवाल आया ही क्यों, ये जो रिश्ता है बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, इस पे जो डिबेट है, इस पे जो चर्चा है, इस रिलेशनशिप पे जो डिस्कशन है वो क्यों शुरू हुआ, ये हम इंट्रोड्यूस करेंगे. यही हमारा इंट्रोडक्शन होगा. तो उसके पीछे जो मुख्य बात है, द मेन रीजन बिहाइंड इट इज द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड द नेचर ऑफ डीपीएसपी. तो फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है. दैट मीन्स आप कोर्ट में जाएंगे और वहां पे रेमेडी ले लेंगे अगर वो राइट इन्फ्रिंज हो. डीपीएसपी खुद में क्या है? नॉन जस्टिसेबल. मतलब अगर आपका कोई डीपीएसपी वायलेट हो रहा है एज डीपीएसपी, मैं कोई राइट की बात नहीं कर रहा, एक कोई डीपीएसपी है और वो वायलेट हो रहा है या वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप कोर्ट में जाके रेमेडी सीख कर सकते हैं? नहीं, ऑर्डिनरीली नो. तो वन इज जस्टिसेबल, दैट इज फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डीपीएसपी की कोई औकात नहीं है. नहीं, डीपीएसपी एक मॉरल ड्यूटी इंपोज करती है स्टेट पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है गवर्नमेंट पे कि वो कुछ करे या कुछ ना करे, जो भी है, अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग, दैट इट शुड एक्ट और इट शुड omit in a particular way. This is what DPSP imposes, right? यही हमारा इंट्रोडक्शन होगा.
कि ये सवाल ही क्यों आया, इस रिश्ते की बात ही क्यों शुरू हुई, क्योंकि नेचर अलग है फंडामेंटल राइट का, नेचर अलग है डीपीएसपी का। तो द जस्टिसिएबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स and non-justiciability of DPSP and moral obligation of the state to implement DPSP, इसने हमेशा इस ये जो क्वेश्चन है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4 उसे डिफिकल्ट टू आंसर बनाया। ये हम इंट्रोड्यूस कर सकते, एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन। इससे बेहतर इंट्रोडक्शन हो सकता है वो आप फ्रेम कर सकते हैं, मैंने एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन आपको दिया है। और जुडिश अब सीधा आ जाएंगे कि इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है ना, अब हम यहीं पर इसकी बात करते हैं कि जुडिशियल एटीट्यूड जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ओवर टाइम। कहां से कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? इररिकॉन्सिलिएबिलिटी टू इंटीग्रेशन, और इसी का एक्सप्लेनेशन बॉडी में होगा। जुडिशियल एटीट्यूड क्या बता रहा है, हमें क्या पूछा जा रहा है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। अब इस एवोल्यूशन का जो एक जर्नी है वही हमसे पूछा जा रहा है। तो जर्नी कहां से शुरू हुई? इररिकॉन्सिलिबिलिटी टू इंटीग्रेशन। अब वो हम कैसे बताएंगे? बॉडी में आके बताएंगे। बॉडी में क्या लिखना है हमें? किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इररिकॉन्सिलिएबल है, मतलब रिकॉन्साइल नहीं हो सकता, मतलब साथ साथ नहीं चल सकता, मतलब एक दूसरे के ऊपर प्रिवेल करेगा, मतलब एक सब्सिडियरी होगा, एक ओवर पावरिंग होगा। ये कहां कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो वो उसके लिए केस का नाम है चंपकम दोराई राजन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कंफ्लिक्ट होता है बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स तो फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा ओवर डीपीएसपी, एंड डीपीएसपी सब्सिडियरी स्टेटस का है। ये तो शुरुआत का स्टेज है। फिर एवोल्यूशन कैसे हुआ? नहीं, ये अप्रोच चेंज हुआ कोर्ट का, लेकिन कोर्स ऑफ टाइम में एक परसेप्टिबल चेंज है। अब देखिए, ऐसा टर्म आप यूज करिएगा और अंडरलाइन करिएगा तो मोर मार्क्स फेच आप करेंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि बड़ा मैच्योर्ड तरीके से कोई आंसर कर रहा है, लेकिन एक परसेप्टेबल मतलब जो परसीव किया जा सके, एक परसेप्टेबल चेंज देखा गया जुडिशरी के एटीट्यूड में, सुप्रीम कोर्ट के एटीट्यूड में, और उसमें फिर आपको केस का नाम लेना है। मिनर्वा मिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में एंड नहीं है, फंडामेंटल राइट्स मींस टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड, और वो एंड कहां दिया है? वो डीपीएसपी में दिया। तो दोनों के बीच जो रिश्ता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच, वो हार्मनी का होगा, वो मींस टू एन एंड का होगा। इंटीग्रेटिव अप्रोच इसे ही कहते हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा ना, इररिकॉन्सिलिएबिलिटी टू इंटीग्रेशन। इररिकॉन्सिलिएबिलिटी के लिए हमने केस का नाम लिखा चंपकम दोराई राजन, इंटीग्रेशन के लिए हम लिखेंगे मिनर्वा। और उसके बाद चूंकि एवोल्यूशन ऑफ जजमेंट्स की बात की गई है, क्वेश्चन में डिमांड किया गया है, उन एवोल्यूशंस के लिए हमें और 2-3 केस का नाम अगर आप याद कर सके, दिमाग में रख सके तो लिख सकते हैं। आई.आर. कोयलो में भी इस बात को एक्सेप्ट किया गया, अशोका कुमार ठाकुर, ये सब लैंडमार्क केसेस। तो मैं कोई वैसे केस का नाम नहीं बोल रहा जो केस आपने सुना ही नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ लैंडमार्क केस का नाम, आई.आर. कोयलो, अशोका ठाकुर एटसेट्रा। अब दिस हार्मोनियस एंड इंटीग्रेटिव अप्रोच हैज बीन यूज्ड, कंक्लूड ऐसे करना, एज अ जुडिशियल स्ट्रेटेजी टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स एंड टू गिव डेप्थ टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को में भी एक डेप्थ आए, को भी एक डेप्थ मिले, इसके लिए ये अप्रोच यूज किया गया है, और इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी हुआ है आर्टिकल 21। पहले बहुत सारी चीजें जो सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन या डीपीएसपी का पार्ट थी, उसे रीड किया ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इन द लाइट ऑफ आर्टिकल 21, कि वो 21 राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में उसे रीड किया। The biggest beneficiary has been Article 21, where a bundle of rights, like right to livelihood, clean environment, etc., have been held to be part of right to life. इससे हम कंक्लूड कर दिए, एक स्टैंडर्ड कंक्लूजन हो गया। तो हमारा जो एनालिसिस रहा है, वो एनालिसिस है, कहाँ से शुरू हुआ है? इन द लाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द रिलेशनशिप। तो पहली बात यह है कि ये सवाल ही क्यों, क्योंकि नेचर अलग है, पार्ट 3 का नेचर अलग है, डीपीएसपी का नेचर अलग है, फंडामेंटल राइट्स।
वही हमने कहा जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, लेकिन एक ऑब्लिगेशन भी है। अब उसके बाद जो एवोल्यूशन हुआ है अप्रोच ऑफ कोर्ट में, उसकी बात हमने की। चंपकम दोराईराजन से शुरू किया, फिर परसेप्टिबल चेंज मिनर्वा मिल्स और व्हिच वाज लेटर ऑन फॉलोड इन अदर केसेस लाइक अशोका ठाकुर, लाइक आई.आर. कोएल्हो। और उसके बाद कंक्लूड जो हमने किया कि ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये इंटीग्रेटिव अप्रोच वाली स्ट्रैटेजी, वो रिज़ॉल्व करती है डिस्प्यूट को और डेप्थ देती है फंडामेंटल राइट्स को, और उसका बेनिफिशियरी आर्टिकल 21 रहा। तो इससे आपको आपने एक करंट एंगल, एक पॉजिटिव एंगल की बात की कि ये इंटीग्रेटिव अप्रोच कैसे अच्छा अप्रोच है। ये एक वे फॉरवर्ड भी है, आगे भी कोर्ट यही अप्रोच यूज़ करके डिसीजंस दे रही हैं, और दें तो अच्छा है, ये आपने कन्वे कर दिया। आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा अच्छे से आंसर फ्रेम करने में, स्ट्रक्चर करने में, और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को ascertain and acknowledge करना। थैंक यू।